नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं नितिन मेश्राम। उन्होंने एक वेबसाइट पर आर्टिकल लिखकर एक प्रश्न उठाया, एक सवाल उठाया है कि क्या कोलिजियम सिस्टम शुरू करके सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का पुनर्लेखन किया है, रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये कदम उसका। और उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। तो पहले कोलिजियम सिस्टम के बारे में मैं आपको कुछ बातें पहले बता चुका हूँ, कुछ और बताता हूँ कि ये शुरू कैसे हुआ, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। 1993 तक जो सिस्टम था उसमें जो संवैधानिक व्यवस्था थी कि CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मशवरा करके राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करते थे। 1993 में जो सेकंड जजेस का केस था उस मामले में फैसला देते हुए 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ये फैसला दिया कि राष्ट्रपति को संविधान में जो व्यवस्था है उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति CJI से सलाह करके, तो 2 परिवर्तन किए। एक कहा कि सलाह का मतलब कॉन्करेंस यानी मंजूरी। अब दुनिया की किसी डिक्शनरी में ये बात नहीं कही गई है कि कंसल्टेशन का मतलब जो है उसका अर्थ कॉन्करेंस होता है, सलाह का मतलब जो है मंजूरी होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया। दूसरी बात कही कि संविधान ने सलाह करने के लिए कहा है राष्ट्रपति से, तो इसलिए राष्ट्रपति की राय को प्रधानता नहीं दी है। यानी परोक्ष रूप से कहें तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि संविधान ने राष्ट्रपति को वीटो पावर नहीं दी है। यानी वीटो पावर होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास, CJI के पास। क्यों? क्योंकि जज ही सबसे बेहतर स्थिति में होते हैं किसी जज की क्षमता का परीक्षण करने के लिए, उसका आकलन करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करते हैं, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो इसका मतलब जो है कि जजों की नियुक्ति में एग्जीक्यूटिव का दखल होगा, यानी सरकार का दखल होगा। न्यायपालिका की निष्पक्षता के लिए, उसकी साख के लिए ज़रूरी है कि एग्जीक्यूटिव का उसमें कोई दखल ना हो। इसलिए जो है कोलिजियम सिस्टम बनाया गया। केवल CJI पर छोड़ने की बजाय तय किया गया कि 5 जजों की एक कमेटी बनेगी जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। उसके अलावा जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वो इसके सदस्य होंगे। तो 93 से ये व्यवस्था चल रही है। 2015 में केंद्र सरकार ने संसद के जरिए एक कानून पास किया और NJAC एक्ट बनाया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी बनाई। और इस कानून को लागू किया जाता उससे पहले चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। कहा कि ये मंजूर नहीं है। इसमें जो है एक तरह से रास्ता खोज लिया गया है एग्जीक्यूटिव के दखल का, क्योंकि उसमें 6 सदस्यों की जो कमेटी बनाने का प्रस्ताव था उसमें एक सदस्य देश के कानून मंत्री भी होंगे। कहा कि बाकी सदस्य इस तरह से नियुक्त कर लिए जाएंगे जिससे कि एग्जीक्यूटिव की प्रधानता हो जाए और वो अपने हिसाब से जजों की नियुक्ति करेंगे। अब सवाल ये है कि ये व्यवस्था क्या संविधान सम्मत है? तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा क्या काफ़ी। 1949 में जब संविधान बन रहा था, संविधान सभा की बैठक हो रही थी। 23-24 मई 1949, इन 2 दिनों में संविधान सभा में इस मुद्दे पर बहस हुई और कहा गया, जो प्रस्ताव था, मूल प्रस्ताव था जो बाद में संविधान का हिस्सा बना, कि राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और दूसरे जजों यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जिन जजों से मशविरा करना ठीक समझेंगे उनसे मशविरा करके सलाह लेकर वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। इस पर बहस हुई तो इस पर पहले दिन एक संशोधन प्रस्ताव आया B पोकर साहिब का। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को संसद और सरकार से मुक्त होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों से मुक्त होना चाहिए, उसकी निष्पक्षता के लिए ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन शब्द को हटाकर कॉन्करेंस रखना चाहिए, कि इन जजों की जिनसे सलाह ली जाएगी उनकी मंजूरी के बिना नियुक्ति नहीं होगी, उनकी मंजूरी आवश्यक होगी। दूसरी बात उन्होंने कही कि इस कंसल्टेशन प्रोसेस की पहल शुरुआत जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को करनी चाहिए, वो नाम लेकर आए। एक दूसरा भी संशोधन प्रस्ताव आया कि महबूब अली साहब की ओर से आया। उन्होंने कहा कि CJI को वीटो पावर होनी चाहिए।
और सीजीआई ही तय करें कि कौन जज नियुक्त होगा कौन नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में। और इसको जो है अगर न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना है तो उन्होंने भी वही बात कही कि इसको जो है पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल स्वतंत्र और अलग रखना चाहिए। एक तीसरा भी प्रस्ताव आया, संशोधन प्रस्ताव टीएस शाह का। उसमें कहा गया कि उसमें भी यही मतलब कमोबेश बातें वही दोहराई जा रही थी कि जजों की नियुक्ति के मामले से सरकार को और संसद को अलग रखा जाए, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप न हो, इनकी नियुक्ति का अधिकार जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही होना चाहिए। इस प्रस्ताव पर दूसरे दिन फिर बोले, ये तीनों प्रस्ताव जब रद्द हो गए तो इस पर बोले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे संविधान के। उन्होंने इन तीनों संशोधन प्रस्तावों पर सख्त एतराज़ जाहिर किया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो और सक्षम हो, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन सीजीआई को वीटो पावर देना, जो सीजीआई को वीटो पावर देने की बात कर रहे हैं वो ये मान कर चल रहे हैं कि सीजीआई किसी भी तरह के पक्षपात से दूर होंगे और उनके अंदर कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि सामान्य व्यक्ति में पूर्वाग्रह, भावना, पक्षपात, ये जो भावनाएं होती हैं, ये जो प्रवृत्तियां होती हैं किसी सामान्य व्यक्ति में, ये नहीं कहा जा सकता कि सीजीआई इससे मुक्त होंगे। ऐसे में सीजीआई को वीटो पावर देना बड़ा खतरनाक होगा। उन्होंने कहा कि आप एग्जीक्यूटिव को वीटो पावर नहीं देना चाहते, आप लेजिस्लेचर को वीटो पावर नहीं देना चाहते, लेकिन आप सीजीआई को वीटो पावर देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था की गई तो वो डेमोक्रेसी के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति होगी। अब आप देखिए कि संविधान सभा की ये प्रस्ताव गिरने के बाद जो संविधान का हिस्सा बना आर्टिकल 124(2), जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, जिसका अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मशविरा करके जो है इनकी नियुक्ति करेंगे। वो अधिकार जो है राष्ट्रपति से एक तरह से छीन लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, वो जो 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ थी उसके फैसले के बाद 1993 में, और कोलिजियम को एक तरह से वीटो पावर दे दी। जिस बात का डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध किया, जिस बात को डॉक्टर अंबेडकर ने खतरनाक बताया, सिर्फ फर्क इतना हुआ है कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह कोलिजियम आ गया है। एक जज की बजाय, मतलब चीफ सीजीआई की बजाय 5 जजों की कमेटी, उसको वीटो पावर है। सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। सरकार को ये रिकमेंडेशन भेजेंगे, यही इनिशिएट करेंगे। जो आप देखिए जो प्रस्ताव संविधान सभा में रद्द हो गए थे उनके अनुसार बना है ये कोलिजियम सिस्टम, उन्हीं के आधार पर काम कर रहा है ये कोलिजियम सिस्टम। यानी संविधान सभा की जो मंशा थी, जो नीयत थी, उसके ठीक विपरीत। तो वीटो पावर केवल सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ जजों, जिनमें सीजीआई भी शामिल है, उनको दे दी गई है। अब ये जो भी रिकमेंडेशन भेजेंगे सरकार के पास, सरकार के हाथ में सिर्फ इतना है कि हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के बारे में वो आईबी की रिपोर्ट मंगाकर भेज सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, कोलिजियम को। कोलिजियम तय करेगा कि इस रिपोर्ट को मानना है या नहीं मानना है। अगर एडवर्स रिपोर्ट भी है तो उसको कोलिजियम रिजेक्ट कर सकता है। तो सरकार एक तरह से, जो किरण रिजिजू कानून मंत्री कह रहे हैं कि वो सरकार एक तरह से पोस्ट ऑफिस बन गई है, इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई ये भी काम हमको क्यों दे रहे हैं, ये भी काम अपने हाथ में ले लीजिए। तो कुल मिलाकर बात ये है कि संविधान सभा की जो मंशा थी, जिस प्रस्ताव को या जिन प्रस्तावों को संविधान सभा ने रद्द कर दिया था, निरस्त कर दिया था, नामंजूर कर दिया था, उनके आधार पर कोलिजियम सिस्टम का निर्माण हुआ है। तो आज वो 3 जो प्रस्तावक थे वो जहाँ भी कहीं होंगे बड़े खुश हो रहे होंगे कि उनका प्रस्ताव संविधान सभा ने तो नहीं माना, लेकिन भारत के 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने उसको हूबहू लागू कर दिया। तो सरकार का एतराज़ बहुत जायज़ है। ज़रूरी है कि एनजेएसी जैसा कोई आयोग बने जो जजेस की नियुक्ति के बारे में संस्तुति करे, फैसला करे।
ये जो जज अपने को नियुक्त कर रहे हैं, ये दुनिया में, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको पता भी होगा, दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में तो ऐसा होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसलिए दुनिया के किसी देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं है जैसी अपने देश में चल रही है। तो सवाल ये है कि इसमें बदलाव कब तक आएगा, कब तक इस सच्चाई से हमारा सुप्रीम कोर्ट भागता रहेगा कि वो जो कोलिजियम सिस्टम है वो गलत अवधारणा पर आधारित है, वो संविधान की मंशा के खिलाफ बना हुआ है। अब सवाल सुप्रीम कोर्ट से है, सुप्रीम कोर्ट की नैतिकता, संवैधानिकता और उसकी जो प्रतिष्ठा, उसकी निष्पक्षता, उसकी स्वतंत्रता, इन सब पर सवाल उठ रहे हैं कोलिजियम सिस्टम के कारण। तो ये कोलिजियम सिस्टम जितने दिन चलेगा, न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को उतना ही गिराएगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।